अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एसे राइटिंग के ऊपर। एसे राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का। अमूमन स्टूडेंट इसके बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि ये क्या है, कैसे है, इसका पर्पस क्या है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और 5 चीज़ें आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि ऐसे है क्या। दूसरा ये बताया जाएगा कि आप ऐसे का जो पर्पज़ है वो क्या है, हम ऐसे क्यों, हमें आता है, हम क्यों लिखते हैं, ये बयान किया गया है। थोड़ा थोड़ा मैंने बयान किया चीज़ों को ताकि आपको ये पता चल जाए। और यही मेजर फैक्टर हैं जो आपके ऐसे राइटिंग में काम आते हैं। और तीसरी बात जो कही गई है वो टाइप्स ऑफ ऐसे, कि ऐसे कितनी किस्म के होते हैं, और बाकायदा उनके टॉपिक टाइटल नेम भी आपको बताए गए हैं कि ये हैं। और फिर थोड़ा कैसे उनको हल करना है ये भी आपको इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपने इसको हल करना है। चौथा हमने बात करी है इसकी लेंथ के बारे में कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से किन टिप्स पर, टेक्निक्स पर अमल करते हुए आप अपनी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और फिर पांचवी चीज़ इसमें ये कही गई है कि आप ऐसे में हेडिंग्स, आउटलाइंस जो और कैसे दी जाएं, और जो हैं कोटेशंस इसमें लिखी जाएं या ना लिखी जाएं। कोटेशंस के बारे में बात की गई है इसके अंदर के कोटेशन का क्या रोल है। इस वीडियो के अंदर आपको एक बोनस टिप भी दी जाएगी, जिस बोनस टिप को अगर आप सीख लें तो ऐसे लिखना पेपर में इस कदर आसान हो जाएगा कि इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे ना, सारी देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो टिप जो है वो वाकई में कितनी कीमती है। और उस टिप से आपको इस कदर फ़ायदा पहुंचेगा कि अगर अनसीन टॉपिक भी आपको आ जाता है तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आपने उसको इस तरीके से टैकल करना है। और इस टेक्निक पर अमल करते हुए आपने अनसीन टॉपिक टाइटल को, सब्जेक्ट जो पूछा जाता है आपके ऐसे के अंदर, उसको आपने किस तरीके से हल करना है। ऐसे राइटिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क काम उनको महसूस होता है। स्टूडेंट मोस्टली ऐसे लिखने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, जबकि एग्जामिनेशन के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर आप सबको पता है कि ऐसे राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा बाज़ दफ़ा नंबरों पर मुश्तमिल होता है। हम देखते हैं इसके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आप परेशान ना हों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये लेक्चर देखना है। इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा, तकरीबन 50 to 60% आपका काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बगैर किसी ताहीर के मुकम्मल तौर पर पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुरू करता हूँ मैं। ऐसे, असल में ऐसे क्या होता है? Your examiner gives you an essay on a certain topic. You tell the introduction. What is an essay? You discuss the topic. You give your own argument based on logic to your examiner. You try to persuade the reader, examiner, to agree with you by giving him or her your mindset, thinking, and ideology. After your arguments, you reach the conclusion, which is the solution for the topic for your examiner, which is asked in the form of topic in our paper, in our examination hall. You force the examiner to accept your argument. If you succeed, you will get good grades in your examination. एग्जामिनर आपको पेपर के अंदर ऐसे देते हैं जिसके बारे में आप बताते हैं कि वो ऐसे क्या है। आप उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं व्हाट इज़ एन ऐसे। फिर आप उस पर बहस करते हैं और आप अपनी दलील देते हैं और एग्ज़ामिनर को कहते हैं कि वो आपकी बात के साथ इत्फाक करे। आप उसको अपने माइंडसेट से, थिंकिंग से, आइडियोलॉजी से मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो आपकी बात पर जो है इत्फाक करे और उसको तस्लीम करे। जब आपका आर्गूमेंट और बहस कंप्लीट हो जाती है, फिर आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं। आप उसे नतीजे में उसको हल बताते हैं कि ये आपने जो ऐसे दिया था ये उसका हल है। अगर आप उस हल देने में कामयाब हो जाते हैं और एग्ज़ामिनर को अपनी बात के साथ आमादा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं।
ऐसे आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है जो सोसाइटी से आप देखते हैं या आपने बुक से याद करा है और सोसाइटी से देखा है, उसकी ऑब्जर्वेशन पर आप अपना एक एनालिसिस करते हैं उन ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस करके आप लोग अपना एक कंक्लूजन सेट करते हैं। वो कंक्लूजन असल में आपसे पूछा जाता है। यही बेसिक पर्पस होता है इसका एसे का है। एसे का पर्पस बेसिकली 100% ये है कि आपसे कंक्लूजन लिया जाए, आपसे नतीजा लिया जाए किसी चीज़ के बारे में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी। मैं आपको एक बताता हूँ बात, जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि एक टॉपिक है करप्शन। तो अब करप्शन से, जब करप्शन का ऐसे आपको दिया जाता है टॉपिक, तो आपने ये लिखना होता है कि असल में इसको ख़त्म करने की आपके माइंड के अंदर आपके मुताबिक क्या जो है वो इसका हल है, किस तरीके से हम करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें आपसे सलूशन पूछा जाता है किसी भी मैटर के बारे में कि आपने किसी मैटर को किस तरीके से सॉल्व करना है और आपकी क्या राय है। आपकी मुकम्मल राय आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करती है और ये फिर आपकी ऑब्जर्वेशन पे होती है। वो किताबों से है, सोसाइटी से है, एक्शन से है, आपके जो एक्सटर्नल आउटर इन्वायरमेंट है उस पे बेस करती है। और उन चीज़ों को देखते हुए आपने इसका कंक्लूजन निकालना होता है और एक सजेशन देनी होती है। इसी को हम कहते हैं एसे राइटिंग। दूसरा इसका पर्पस ये होता है, इट मेक्स यू एबल टू फेस द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर ऑन आइडियोलॉजी। ये कैसे है, इसको साबित करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। असल में एसे राइटिंग बेस करता है आपकी दो चीज़ों के ऊपर। एक तो बुक्स हैं, what the books are telling to you, and you are actually learning from the book, what you are learning from these books, कि आप किताबों से, इन किताबों से क्या सीख रहे हैं। which is provided by your educational institutes, जो इल्म आप सीखते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सोसाइटी है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन सोसाइटी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी, एंड कौन से काम जो हैं वो सोसाइटी में हो रहे हैं, उस पर बेस करता है आपका जो माइंड है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है। और इसके मैं बात बताता चलूँ, इसकी जो मेजर फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो रखते हैं आपके गाइड। आपके गाइड कौन हैं? वो हैं आपके टीचर्स आपको एक वे देते हैं किस चीज़ को आपने किस तरीके से देखना है। और आपके पेरेंट्स, वो आपको गाइड करते हैं हाउ टू लिव, के ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए। ये सारी चीज़ें मिल के आपकी थॉट को जन्म देती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के आपका एक माइंडसेट बनाती हैं, आपका बिलीव बनाती हैं कि आपका बिलीव ये है। ऑल द थिंग्स सेट योर बिलीव, सेट योर माइंड एंड सेट योर थिंकिंग एज वेल। ये सारी चीज़ें आपकी आइडियोलॉजी को बनाती हैं और इसी आइडियोलॉजी पर आप लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये सारी चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं ऐसे के अंदर। वो कैसे? वो ऐसे, फ़र्ज़ किया टेररिज्म का जो है एक टॉपिक आ जाता है, तो टेररिज्म के टॉपिक को आप कैसे लिखेंगे? जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ तो आपने किताब से सीखी होगी, कुछ चीज़ आपके पेरेंट्स ने बताई होगी, कुछ चीज़ आपके टीचर ने बताई होगी, और कुछ चीज़ आपको जो है वो आपके सोशल मीडिया से मिल जाएगी, आपके टेलीविज़न से मिल जाएगी, आप जो भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, वहाँ से मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ों ने क्या करा कि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी। आपने एनालिसिस किया, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, आपने उसको देखते हुए अपना कंक्लूजन बना लिया और उसी चीज़ को, सारी चीज़ को आप लिखेंगे अपने ऐसे के अंदर। होता क्या है, स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को, इस सारी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं, उनको पता नहीं होता और इस चीज़ की वजह से वो लिख नहीं पाते। अगर हम बात करें किसी और टॉपिक के बारे में, जैसे ही हम ले लेते हैं को एजुकेशन के बारे में। अब को एजुकेशन के बारे में हम लिखेंगे तो तभी ना, जब हमारे पास कुछ होगा। तो एक्चुअली हमारे पास बहुत कुछ होता है। हम लोग शुरू से लेके देखते हैं कि को एजुकेशन जो है वो छोटे स्कूल में प्राइमरी तक चलती है, उसके बाद मैट्रिक के बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें को एजुकेशन पर तालीम प्रोवाइड की जाती है। कॉलेजेस में फिर किस तरीके से एजुकेशन जो है वो चल रही है, को एजुकेशन
एजुकेशन, तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आपको बुक से मिलती हैं, कुछ आपके टीचर्स बताते हैं और कुछ आप सोसाइटी से देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी अगर बात करी जाए तो वो भी जो मैंने चीज़ें सारी आपको बताई हैं उन्हीं चीज़ों पर ये सारी चीज़ें बेस करती हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से दुनिया में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो डेफिनेटली आपको कुछ नॉलेज तो बुक से मिलता है, कुछ सोसाइटी से, कुछ आपके पेरेंट्स से, कुछ आपके सोशल नेटवर्क जो आपके हैं सोशल मीडिया के ऊपर से, कुछ चीज़ें आपके टीचर्स आपको बताते हैं, कुछ पेरेंट्स बताते हैं। कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, तो चीज़ें पहले बात करी गई उसी चीज़ के ऊपर ये सारे के सारे बेस करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर अनसीन टॉपिक भी आ जाए तो उसको भी देख के तो हम इसी तरीके से 2 मिनट में हम पहले सोच लें, समझ लें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इसको हल किया जाए और हमारे पास कौन सा ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि हम उसको लिख सकें। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक बात दावे से कहता हूँ कि मटेरियल तमाम तर स्टूडेंट्स के पास होता है। उनके पास थॉट होती है, उनके पास ऑब्जर्वेशन होती है, उनके पास एनालिसिस होता है। अगर मैट्रिक के स्टूडेंट की बात करूँ कि वो ऐसे जो है किस तरीके से लिखेगा, तो याद रखें ये बात, चाहे स्टूडेंट मैट्रिक का है, इंटर का है या बैचलर का है या मास्टर का है, तो एक चीज़ जो बताने लगा हूँ ज़रा गौर से सुने। मैट्रिक का स्टूडेंट सोसाइटी के अंदर 14 से 15 साल रहा होता है, उसने 14 से 15 साल बहुत कुछ सीखा, किताबों से, टीचर से, पेरेंट्स से, टीवी से, सोसाइटी से, लोगों के बिहेवियर से। और अगर हम बात करें इंटर के स्टूडेंट की, तो वो भी 17 to 18 ईयर सोसाइटी में रहा होता है, उसने भी काफ़ी कुछ सीखा होता है, इतना नॉलेज उनके पास होते हैं कि वो ऐसे को लिख सकें। लेकिन हमने उन फैक्टर्स को इग्नोर किया होता है वो शुरू में बताए गए हैं, इसी वजह से तो हमें लिखना नहीं आता। और देखा जाए तो अगर बैचलर का स्टूडेंट है, बैचलर का स्टूडेंट 16 साल से पढ़ रहा है, 16 साल उसने तालीम हासिल करी सोसाइटी में, टीचर से सीखा, घर से सीखा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं तो तब वो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं, तब उन चीज़ों को सही तरीके से हम लिख नहीं पाते, तब उन चीज़ों को सही तरीके से हम कर नहीं पाते। इस वजह से वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती हैं और उसमें हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आइए व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप लोग जो हैं इस पर काम करते हुए बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नताइज और परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जो ऐसे हैं, कोई भी टॉपिक जो भी हो आपका, उसको आपने लिखना है, तो इसके मटेरियल तो आपके पास होता ही है। इन तमाम तर बातों को सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसे बेसिकली आपकी ओपिनियन है, आपकी सजेशन है और आप ही नतीजा निकालते हैं किसी चीज़ के बारे में, और आपसे पूछा जाता है कि ऐसे जो आपने लिखा है उसके कंक्लूजन में जो आप चीज़ आप फाइनल करते हैं वो क्या है। याद रखें स्टूडेंट्स, आपने लॉजिकली बात करनी है और रीज़न के साथ करनी है, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसको आप साबित ना कर सकें। अमूमन आपको ये कहा जाता है कैसे राइटिंग के अंदर जो कुछ भी आता है लिखते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ऐसे लिखते हैं तो एक अच्छा ऐसे हमेशा रीज़न के ऊपर बेस करता है कि उसकी वजूहात क्या हैं, कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे कौन सी रीज़न है, उसकी कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। सोसाइटी में कुछ भी ऐसे नहीं होता, सोसाइटी में कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी वजह की तहत है, और फिर आप ये बताते हैं कि उस वजह के पीछे जो है ये चीज़ हो रही है। जैसे मैं एक बात बता दूँ कि करप्शन की बात करी जाए तो सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि करप्शन हो रही है, हमने वही लिखना होता है कि करप्शन सोसाइटी में हो रही है, फिर हम उसकी रीज़न बयान करते हैं कि करप्शन क्यों हो रही है, और हम फिर बताते हैं लॉजिकली कि इसकी वजह ये हैं 1 2 3। उसकी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह ये है कि लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिलते, उसकी वजह ये है कि लोगों को इग्नोर किया जाता है, उनको जस्टिस नहीं मिलता, लोग फिर जस्टिस ख़रीदने के लिए राइट पर होने के बावजूद लोग उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जब लोगों की सुनवाई नहीं होती तो लोग फिर क्या करते हैं, और इसकी बेसिक खुशहाली नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी मुल्क के अंदर, मुल्क की जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर नहीं होएगी, तो फिर
क्या होगा, करप्शन होगी। और करप्शन के पीछे बाज़ औक़ात हमारी गलत सोच भी होती है, एक ऐसी डिज़ायर, एक ऐसी लस्ट जो हमें मजबूर करती है दुनिया में सब कुछ छीनने के लिए, और वो है ग्रीड, वो है लालच। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपको कुछ भी जो आपने लिखना है ऐसे के अंदर, वो बेस करेगा रीज़न के ऊपर, लॉजिक के ऊपर। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसी को आप लिख देंगे कंक्लूजन के अंदर, कि ये कंक्लूजन है, इसका हल ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता होना चाहिए। और तरक्की याफ्ता तब होगा, डेवलप तब होगा जब इसमें बिजनेस होगा। लोग आज स्टडी करते हैं अपने लिए, लोग आज स्टडी कर जॉब के लिए, तो जब जॉब होगी तो डेफिनेटली फिर काम कारोबार कम होंगे। किस तरीके से हम उसमें बता सकते हैं कि अगर सोसाइटी में बिजनेस बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिकल स्टेट जो है वो बेहतर होगी। ऐसे कवानीन बनाए जाएं, ऐसे लॉज बनाए जाएं कि जो मुआशरे में जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, आप सोसाइटी में देखते हैं, आप बुक्स को देखते हैं, आपके पेरेंट्स टीचर्स आपको मुकम्मल गाइड करते हैं, सारी चीज़ें बेस करती हैं आपके मुतल्लिका नॉलेज के ऊपर। और नॉलेज आप सीखते हैं किताबों से और सोसाइटी से। इस तरीके से आप अननोन जो अनसीन जो टॉपिक है उस पर भी अपने ऐसे को लिख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसकी टाइप्स के बारे में। बेसिकली ऐसे 3 किस्म के होते हैं और तीनों किस्म में आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऐसे की टाइप बताने से पहले ये बात बता दूं कि ऐसे में आउटलाइंस कैसे बनाते हैं। आउटलाइंस क्या होती हैं? आउटलाइंस ये हैं कि देखें, मैं आपको समझाने के लिए ये बात बताता हूं कि आप हर ऐसे को 4 आउटलाइन में रखें या 4 पैराग्राफ्स उसके बनाने हैं आपने। और याद रखें, हर आउटलाइन की आगे सब आउटलाइन हो सकती है, जैसे हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो चलता है। ऐसे ही हम किसी आउटलाइन के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर जब हम कोई एक आइडिया बयान करते हैं, उस आइडिया के साथ जुड़ी हुई तमाम तर जो बातें होती हैं उनको भी लिखना होता है, जो कि हमारी सब हेडिंग्स के अंदर आती हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, सिंपली कहता हूं कि आपने 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं। पहला पैराग्राफ हमेशा याद रखें, वो किसी भी टॉपिक का होगा तो वो होगा इंट्रोडक्शन का। सेकंड पैराग्राफ में आपके आएंगे मेरिट्स या एडवांटेजेस, और थर्ड पैराग्राफ में आपके आएंगे डीमेरिट्स या और डिसएडवांटेजेस, और फोर्थ पैराग्राफ में आपका आएगा कंक्लूजन, हमेशा की तरह। ये आपने इसको सेट कर लेना कि इस तरीके से आपने उसको लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये क्या हैं। मेरिट्स और एडवांटेजेस ये आपको ऐसे मज़ामीन में लिखने हैं जो कि हमें नज़र आते हैं और जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसे इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और इसका फिर कंक्लूजन भी दिया जाता है कि किस तरीके से हम जो है कंक्लूजन दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी सीखने में। आपसे फ़र्ज़ किया कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, मोबाइल के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो आप उसके इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली है क्या। अगर कंप्यूटर डिवाइस है तो आपको पता है कंप्यूटर डिवाइस क्या है। अब कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स नहीं आप बताएंगे कि कंप्यूटर के ये स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके ये टूल्स हैं। आप ये बताएंगे कैसे कंप्यूटर हर चीज़ को देख रहा है और हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उससे तालीम हासिल कर रहे हैं, और किस तरीके से अब तो हर चीज़ हम अपने उसमें एप्लीकेशन राइट अप सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं अब तो कंप्यूटर में लिखे जाते हैं। अब तो हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर से जुड़ गई है, हमारी बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली कि कंप्यूटर है क्या, उस वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद जब हम लिखेंगे इसके एडवांटेजेस, हम ये एडवांटेजेस लिखेंगे एक कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से उसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। MS वर्ड के बारे एप्लीकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर से जुड़ गई है। हम देखें कैमरा कहीं लगा होता है, कंप्यूटर की मदद से हम कहीं देख लेते हैं, कहीं और देख लेते हैं। 10 कैमरे लगा देते हैं, एक ही जगह पे सबको देख रहे होते हैं, तो ये भी उसका फ़ायदा है। बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं अब वो कंप्यूटर के साथ मुंसलिक हो गई हैं। अब सिस्टम इस कदर फास्ट हो गया है कि
हर चीज़ सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर से रन की जा रही है और उसमें गलती के चांसेस भी नहीं है और वो ज़्यादा एक सिक्योर है। अब तो मेडिकल की फील्ड में भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं कि आम आँख से देखी ना जाने वाली चीज़ें भी कंप्यूटर की मदद से उसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उससे हम देख लेते हैं। अब चीज़ों को सेव किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, हम डाटे को कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग अपनी फ़ोटोज़, इमेजेस, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे। अब तो हमारे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी कंप्यूटराइज हो गए हैं। ये एडवांटेजेस हैं। इसमें क्या है कि इसमें करप्शन नहीं हो सकती, इसमें डाटा लॉस नहीं हो सकता, इसमें जो है हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी जो फाइलें पहले बनाते थे हम, वो नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले। डिसएडवांटेजेस बताएं जी। डिसएडवांटेज क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए इसको ले रहे हैं। अब इंटरटेनमेंट एक एडवांटेज भी है लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि अब जो चीज़ें आपने एडवांटेजेस में लिखी उन्हीं को आप डिसएडवांटेजेस में लिख दें तो वो आपका एक वही जो है उसी का उल्ट जो है वो बन जाएगा, तो आपको ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा। और जी डिसएडवांटेज क्या है, लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे अब पढ़ाई स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। इसका हैकिंग सिस्टम है, इसको हैक कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, हम ऑफलोड हो जाते हैं और इसी तरीके से हमारी प्राइवेसी जो है वो सिक्योर नहीं रह पाती। तो ये सारी चीज़ें हैं और कंक्लूजन क्या है इसका जी, इसके अच्छे भी हैं और इसके जो हैं बुरे भी असरात हैं, सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ वी यूज़ इट, कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपको फिज़िकली नज़र आती हैं और हम जो लिखते हैं उनके लिए हम मेरिट्स, डीमेरिट्स और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस का 2 पैराग्राफ बनाएंगे। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा और 4th पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन। ऐसे कि दूसरी किस्म के अंदर वही 4 पैराग्राफ्स आएंगे। पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का और दूसरा पैराग्राफ होगा कंडीशन का या प्लानिंग का जो हम लोग करते हैं। तीसरा पैराग्राफ होगा इंसिडेंट का या इवेंट का जो वाक़या होता है और चौथा पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का। ये जो दूसरी किस्म का ऐसे है, इसमें मैं आपको ये बात बता दूं, इसमें इवेंट्स हो सकते हैं, कोई इंसिडेंट हो सकता है या कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, या हम कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, या हम अपनी पास्ट का कोई किस्सा, अपनी एक स्टोरी बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज ये मजमून आ जाता है, माय लास्ट डे एट कॉलेज ये आ जाता है, माय फर्स्ट डे एट स्कूल ये आ जाता है, या फिर आपसे ये कहा जाता है पिकनिक पार्टी, रोड एक्सीडेंट। इस तरह के जो मज़ामीन है ये दूसरी किस्म में आते हैं। मैं थोड़ी सी जो है वो डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि माय फर्स्ट डे एट कॉलेज और स्कूल, कहीं पर भी लगा लें, तो उसमें क्या है, उसके इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि जी किस तरीके से आप बताएंगे जी ये वो दिन होता है जब हम अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत की तरफ कदम रखते हैं। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लाइफ टू एंटर इनटू द रियल लाइफ, कि हम किस तरीके से जो है रियल लाइफ में एंटर हो जाते हैं। हमारी नई उम्मीदें पैदा हो जाती हैं, हमारी नई होप्स पैदा हो जाती हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं और इवन वी एंटर इन द फील्ड ऑफ दैट सिस्टम इन विच वी गेट एन आइडिया, एन आइडियोलॉजी टू लिव आवर लाइफ। ये होती है, ये इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे। फिर दूसरे पैराग्राफ में मैंने बताया था कि आपने इसमें कंडीशन बतानी है, सीन बताना है कि सीन क्या था और या प्लानिंग क्या था। जी हमने प्लान किया, जो है मैंने प्लान किया कि हमने स्कूल में दाखिला लेना है या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमारा ये प्लान बन गया। और कंडीशन क्या थी, जो ही हम वो गेट से एंटर हुए, आपको बताइए। और तीसरा पैराग्राफ होगा वो सारा का सारा इवेंट जो है, वो इवेंट में क्या है कि शुरू से लेकर एंड तक आपने इवेंट आपने बताना है। हम किस तरीके से स्कूल में या कॉलेज में दाखिल हुए, तो फिर आगे एक
ग्रुप था बॉयज़ का या गर्ल्स का, वो किस तरीके से आपको प्रैंक करता है आपके साथ, तो वो सारा आप सीन इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में आप कहेंगे कि ये वो दिन थे कि जो हमें सारी ज़िंदगी याद रहेंगे, हम कभी भूल नहीं जाते, हम बूढ़े हो जाएंगे इसको याद करेंगे। और बॉयज़ को या गर्ल्स को, ग्रुप्स को, ठीक है, फर्स्ट डे में जो है वो प्रैंक करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डे फूल बनाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कदम ना करें जिसकी वजह से कोई हर्ट हो जाए या किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचे। तो ये इसका कंक्लूजन है। अब देखें, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब आप देखें जी, रोड एक्सीडेंट, अब इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जी, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भी पता नहीं चलता, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर लाइफ इन फ्यूचर, कि हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन टू अस, कि हमारे साथ क्या होगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का अगला जो स्टेप है ज़िंदगी का, हमारा नहीं, ज़िंदगी का अगला स्टेप क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं, आपको बुक से इसका मटेरियल मिल जाएगा, टीचर आपके गाइड कर देंगे, आपके पेरेंट्स हैं और आपके पास काफ़ी सोसाइटी का नॉलेज है, तो ये आपको पता चल जाएगा किसका इंट्रोडक्शन है। वो फिर इवेंट बताएंगे आप लोग, यहाँ प्लानिंग बताएंगे जी, मैं जाने लगा था यहाँ, हम दोस्त कहीं जाने लगे थे, यहाँ मैं अपनी ड्यूटी पे जाने लगा था, या मैं स्कूल कॉलेज जाने लगा था, बाइक पे, कार पे, जिस पे भी, जहाँ पे भी जाने लगा था। तो जी वो प्लानिंग आपने बतानी है, कंडीशन बतानी है जी, सीन बड़ा जी, दिन बड़ा चमकदार था, रोशन था, हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही थी, मैंने भी सोचा था ये करना है वो करना है, और इसको बता के तो फिर हम आगे बढ़ा। मैं बाइक पे निकला, गाड़ी पे निकला, फिर किसी रोड एक्सीडेंट को इवेंट आप तीसरे पैराग्राफ में बयान करेंगे कि ये हुआ और ये जो है ये वाक़या हो गया इस वजह से। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो जी हमें जो है अपनी व्हीकल है वो लो स्पीड पे चलाना चाहिए, ऐसे एरियाज़ में जिसमें हैवी जो है वो ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो है कंक्लूजन दे सकते हैं। कानून कवानीन ऐसे बनाने चाहिए कि जो हर चौकों में जो है, तकरीबन पुलिस वाले खड़े तो होते हैं, वार्डन वाले, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए जो हैं वो ऐसे लोगों के ऊपर। स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने स्पीड ब्रेकर जो हैं वो लगे होते हैं, लगाए जाने चाहिए। इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। पिकनिक पार्टी को भी आप लिख सकते हैं, वो आप गए और इवेंट पूरा जैसे आपने एंजॉय करा, और जी फिर वो इसके इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ लिख सकते हैं, देखें कि जी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, हम लोग बिज़ी रहते हैं, वी कीप बिज़ी अवर सेल्फ डे इन एंड डे आउट, हम दिन रात बिज़ी रखते हैं अपने आप को। वी हैव नो टाइम टू, वो आपकी तो फर्स्ट ईयर की पोएम भी होगी, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, वी हैव नो टाइम टू सी द नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, वी हैव नो टाइम टू enjoy the real life which is alhamdulillah with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala which is for us, जो कि हमारे लिए है, ये नेचर, ये दुनिया, ये सब कुछ हमारे लिए। तो इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और फिर आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं जी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो पिकनिक पार्टी पर जाना चाहिए। तो ये दूसरी किस्म थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। और इसमें जो ऐसे हैं, ऐसे जिसमें कोई स्टोरी, इवेंट या फिर कोई इंसिडेंट जो है वो आपको बताया जा सकता है। इसमें तीसरी किस्म के ऐसे में हमेशा इश्यूज़ पर बात की जाती है, प्रॉब्लम्स पे बात की जाती हैं, वो जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो हैं वो होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो पहली किस्म है उसमें वो चीज़ें फ़िज़िकल जो हम यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी इवेंट्स जो कि सोसाइटी में होते हैं, और तीसरी चीज़ जो अभी हम बात कर रहे हैं वो जो हमारे मसले हैं, जैसे करप्शन एक मसला है। इसके पैराग्राफ 4 ही होंगे लेकिन उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि टेररिज्म, ये भी अब इशू है, कश्मीर ये भी एक इशू है, और ओवर पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, और इसके साथ जो है लोड शेडिंग। यहाँ पे ये वो मसले हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी हमने राय देनी होती हैं। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हस्बे मूल इंट्रोडक्शन आएगा, आप किसी के बात में बता दें, जैसे कि टेररिज्म है, वो आपको पता है क्या है, दहशतगर्दी है। और टेररिज्म को अमूमन याद रखें, थोड़ा सा इसको ये भी समझें कि टेररिज्म वो है जो इंसानियत के लिए बुरी है,
यकीन करें इंसानियत के लिए बुरी है। जब ये देखें एक बंदा जो बॉर्डर पे लड़ता है फ़ौजी, मैं थोड़ी सी इसमें तफसील बता दूं, फ़ौजी बॉर्डर पे लड़ता है तो अगर तो वो किसी और कंट्री का होगा तो हाँ वो हमारे लिए कहलाएगा ट्रेटर, गद्दार होगा या फिर टेररिस्ट होगा। लेकिन अगर वो हमारे कंट्री का होगा तो हम उसको कहते हैं जी सोल्जर, उसको ऑफिसर कहते हैं और कहते हैं जी पैट्रियट कहते हैं, ये मुहिब्बुल वतन है। तो ये जो टेररिज्म का टॉपिक है ये उससे हट के है। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म ऐसे है जिसमें इंसानी हकूक़ पर हमला किया जाता है, इंसान की जो जानो माल पर हमला किया जाता है, इसको हम कहते हैं टेररिज्म। यानी कि जिसमें ह्यूमन राइट्स का जो है ख्याल ना रखा जाए और दूसरों को अटैक किया जाए दूसरों पर, इसको कहते हैं टेररिज्म। दहशत गर्दी समझते हैं ना, तो ये वही होती है। इसका इंट्रोडक्शन बताएं कि ये है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, इसका डिफरेंस बता दें कि ये चीज़ पैट्रियटिज़म और ट्रेटरशिप से अलग है, इसमें ये चीज़ें नहीं आती। तो दूसरा इसका जो पैराग्राफ है उसमें आप लोगों ने बताना है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, यानी कि ये मैटर जो है ये क्या हो रहा है दुनिया में, टेररिज्म है तो बताएं कि जी टेररिज्म दुनिया में फ़लाँ जगह जो भी आपके इंसिडेंट होंगे जो सोसाइटी से टीवी से आपने देखे हैं वो लिख सकते हैं। आप कोई मसला नहीं, किताब में होगा तो वो लिखा होगा डेफिनेटली, आपको पता चल जाएगा, आपके टीचर्स पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे। बात करते हैं लोड शेडिंग के बारे में कि लोड शेडिंग की इंट्रोडक्शन आपने देना है कि ये क्या है, फिर आपने ये बताना है कि लोड शेडिंग कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस टाइप की हो रही है, गैस की है, बिजली की है। जी देहात में तो इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, शहरों में जो है वो भी 2-3 घंटे, और फिर गर्मियों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। और गैस के बारे में बात करें तो ये कहें जी गैस तो सर्दियों में आती नहीं है, और गर्मियों में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो मुकम्मल गैस का प्रेशर नहीं आता और लोगों को काफ़ी दिक्कत है, परेशानी है। आप लोगों का फीडबैक और ड्रॉबैक्स भी इस चीज़ के उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंक्लूजन देंगे जी हमारे पास जो सोर्सेज हैं कॉयल के हैं, हमें एटॉमिक एनर्जी जो है वो बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास वाटर है, हमें जगह जगह डैम बनाने चाहिए या छोटी छोटी टर्बाइंस लगा देनी चाहिए, जो कि कुछ ऐसी फॉल्स हैं, छोटी छोटी फॉल्स हैं, वहाँ पर छोटी टर्बाइंस लगा के कुछ देहात को जो है वो बिजली दे देनी चाहिए। बायोगैस का सिस्टम जो है लगा देना चाहिए। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन पे बात की जाए तो पॉपुलेशन यू नो वेरी वेल क्या है, आप बताएं जी पॉपुलेशन होती क्या है, इसकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और ये किस चीज़ पे बेस करती है। फिर इसके आप बताएं जी हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इस कदर बढ़ गई है, आपको सबको पता है जी 22 करोड़ हो गई। और उसके फिर ड्रॉबैक्स आप कि इसकी वजूहात क्या हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और फिर ये बताएं कि पॉपुलेशन की वजह से जो फैक्ट्स हो रहे हैं सोसाइटी के ऊपर उनको बताएं। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल कंडीशन हमारे पाकिस्तान की कैसी है, इस तरीके से आप लोग फिर चौथे नंबर पर कंक्लूजन दे सकते हैं जी गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए, जो भी आप समझें या बुक में जो अवेलेबल है। इसके अलावा ये चौथी टाइप सी जो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जी लेंथ नहीं बनती ऐसे कि 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 या 1000 वर्ड्स की जो है हमारी लेंथ नहीं बनती। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बड़ा इजी प्रोसेस है, बस आप टेक्निक पे अमल करें, इंशाल्लाह लजीज आपका काम हो जाएगा। आप एक लाइन में 7 से 8 वर्ड्स लिखते हैं, यही रेशो चल रही है स्टूडेंट्स की। अभी टेस्ट चेक करता हूँ, पेपर चेक करता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का पता चल गया है कि, और मैं देखता जाता हूँ कि क्या इस वक्त मार्केट में स्टूडेंट्स की एक लाइन में वर्ड्स कितने वो लिख रहे हैं पता चल जाता है। तो एक लाइन में अमूमन स्टूडेंट्स 7 से 8 वर्ड जो हैं वो मोस्टली लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ रैंडम राइटिंग स्टाइल की, वो रैंडम राइटिंग स्टाइल क्या है इस पर हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो वो बड़ा अच्छा रैंडम राइटिंग स्टाइल है, उसमें स्टूडेंट्स को ये टेक्निक सिखाई जाती है कि किस तरीके से वो एक लाइन में
4, 5 या 6 वर्ड वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लेंथ बढ़ाने के लिए सिर्फ टेक्निक ही इस्तेमाल होती है। लेंथ के हवाले से अगर बात करें तो लेंथ के बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और लेंथ बढ़ाना बहुत ही आसान है, इस कदर मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं। लेंथ को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। बड़ा सिंपल और बड़ी एक आसान ट्रिक है, एक टिप समझ लें इसको, एक टेक्निक समझ लें जिसके तहत अगर हम काम करें लेंथ है हमारी बढ़ जाएगी। आप देखें अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है, मैं सबके लिए बता देता हूँ आपको, मैट्रिक का स्टूडेंट है वो कैसे करेगा, इंटर का कैसे करेगा। मैट्रिक के स्टूडेंट 200 से 300 वर्ड तक चाहिए होता है और जो इंटर का स्टूडेंट है उसे 300 से 400 और फिर ऐसे बैचलर वाले को 400 से 500 और फिर 500 से 600 तक भी चाहिए होते हैं। और अगर हम बात करें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो वहाँ पर 1000 वर्ड जो है वो लिखने पड़ते हैं और अमूमन हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात है कि जी इतना लंबा कैसे लिख सकते हैं। तो बड़ा ट्रिक है, आसान है, टेक्निक है, उसको फॉलो करें आप कर लेंगे। अमूमन एक सेंटेंस के अंदर जो स्टूडेंट वो लिखते हैं ना 7 से 8 वर्ड एक सेंटेंस में लिखते हैं, याद रखिएगा एक सेंटेंस में स्टूडेंट इतने लिखते हैं। और अगर आप बता दें, आप बड़ा सिंपल एक वे बना लें कि हम 10 सेंटेंसेस लिखने हैं इंट्रोडक्शन के। 10 सेंटेंसेस लिखना इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एवरीवन, यू हैव इनफ मटेरियल टू राइट 10 सेंटेंस फॉर योर इंट्रोडक्शन, यू कैन राइट। तो स्टूडेंट्स जब 10 आप सेंटेंस लिखेंगे तो 7 से 8 और लफ्ज़ आप लिखेंगे तो आपको 70 to 80 वर्ड्स बन जाएंगे। इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपने इश्यूज़ हैं, कंडीशन है, प्लानिंग है, वो ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो अमूमन मैं यही कहता हूँ कि आप सिंपली अपने ऐसे के अंदर जो है अगर आइडियाज़ की बात की जाए, जैसे करप्शन है, करप्शन में डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जिस पे काम किया जाता है करप्शन का। ऐसे ही जैसे टेररिज्म है, टेररिज्म की टाइप्स हैं। और अगर इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं और काफ़ी, यानी कि इसको आप आइडिया समझें तो 4 से 5, 5 से 6 आइडियाज़ समझ लें जिनके ऊपर हमने बात करनी होती है। अगर हम एक आइडिया जो है उसमें एक आइडिया में भी तकरीबन कोई 8 सेंटेंस ही लिख लें एक आइडिया में तो इट इज़ नॉट अ बिग डील है। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट 10 सेंटेंस लिखना इट इज़ नॉट अ बिग डील, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम 10 सेंटेंस लिख सकते हैं और आपको पता है कि हर सेंटेंस के अंदर अमूमन स्टूडेंट्स की जो एवरेज रेशो आ रही है वो 7 to 8 वर्ड्स है। अगर हम एक सेंटेंस के अंदर 7 to 8 वर्ड्स लिखें तो 10 सेंटेंसेस के अंदर जो कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है वो हमारे टोटल बन जाते हैं तकरीबन 70 to 80 वर्ड्स। हम 75 की रेशो निकाल लेते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारा 75 का आ गया। कंक्लूजन भी आप सेम करेंगे, कंक्लूजन में भी हमें 10 सेंटेंसेस ही लिखने हैं सेम लाइक दैट इंट्रोडक्शन की तरह। मैं एक टिप दे रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन लॉजिक, रीज़न एंड मटेरियल व्हाट यू आर राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके से आपके 75 वो बन जाएंगे, 75 वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 150 वर्ड यही बन जाते हैं। और जो मेन बॉडी बीच में पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 है जिसमें आपने ड्रॉबैक, फीडबैक, प्लानिंग, सीन, कंडीशन और इवेंट, इसके अलावा डीमेरिट, मेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब उसमें लिखेंगे तो मैं आपको टिप दे देता हूँ कि आप उसमें अगर तो 5 आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं तो 5 आइडिया में बात करी जाए तो 8 सेंटेंस आपने लिखने हैं उसके अंदर 5 आइडियाज़ के अंदर। तो ज़रा मल्टीप्लाई करिएगा कि 8 सेंटेंस होंगे तो उनको 8 वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 जो हैं वो एक आइडिया के अंदर बन जाएंगे वर्ड 64। तो 5 आइडियाज़ देंगे तो हमारे 322 जो हैं वर्ड्स हमारे ये बन जाएंगे। आपने देखा 150 वर्ड्स हमारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का। अगर हम 8 सेंटेंस के एवरेज के साथ 5 आइडियाज़ पे काम किया जाए तो एक सेंटेंस के अंदर 8 वर्ड्स होंगे तो 8 सेंटेंसेस के अंदर 64 वर्ड्स होंगे और 64 वर्ड्स को जब हम 5 आइडियाज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्ड बनेंगे वो होंगे 320।
320 वर्ड्स को जब हम प्लस करेंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के 150 वर्ड्स के साथ, तो हमारे पास टोटल बन जाएंगे 470 वर्ड्स। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड करें, इट विल कम नियर टू 500, तो ये आपके 500 वर्ड बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर आइडियाज़ की बात करी जाए तो आइडियाज़ जो हमारी मेन बॉडी है उसमें अगर हम 8 आइडियाज़ की बात करी जाए, अगर देखें 4 एडवांटेजेस बता दें और 4 डिसएडवांटेजेस, 8 आइडियाज़ बन गए ना, तो अगर 4 फैक्ट्स बता दें और उन फैक्ट्स की वजूहात 4 बता दें तो हमारी ये बड़ा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सिंपली हमारे पास है, ये आपकी लेंथ जो है तकरीबन 600 प्लस वर्ड्स जो हैं आराम से बन जाएंगे अगर आप 8 आइडियाज़ के ऊपर काम करें। 8 आइडियाज़ पे काम करेंगे तो अमूमन स्टूडेंट्स, मुझे पता है पेपर की जो ऐसे की मेन बॉडी है उसमें 8 आइडियाज़ का मतलब होता है कि 4 आपने इफेक्ट्स बताने हैं और उसकी रीज़न बतानी है 4, तो वो 8 आइडियाज़ बन जाएंगे। और अगर 4 आप बता रहे हैं जी उसके मेरिट्स और 4 डीमेरिट्स, तो 8 आइडिया। इससे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसमें बात कर सकते हैं। आप 5-6 आइडिया और उनके फिर ड्रॉबैक को बताएंगे, यानी कि 5 + 5 10 आइडियाज़ आपके बन जाएंगे टोटल। तो इस तरीके से आप अपनी लेंथ को बड़े आराम से आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1000 वर्ड तक भी ऐसे लिख सकते हैं इन टेक्निक पर अमल करते हुए। बस आपको क्या करना है कि इन सारे अमल की थोड़ी थोड़ी 1-2 दफ़ा जब आप ऐसे लिखें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये काम तो बड़ा ज़्यादा इजी था, हम तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब मैं ऐसे की तरफ बढ़ता हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या हेडिंग्स देने चाहिए और क्या हेडिंग्स नहीं देने चाहिए, तो किस तरीके से देने चाहिए, और कोटेशंस क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या ज़रूरी नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, कोटेशन से एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट अपनी रवानगी में एक आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है, लेकिन उसके मुताबिक वो कोटेशन नहीं लगाता और वो कोटेशन उस पैराग्राफ पे वहाँ पर सेट भी नहीं हो पाती। तो इसलिए अमूमन इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब आप ऐसे के अंदर कोटेशन लिख रहे हैं तो आपने जहाँ पर कोटेशन लिखनी है उसके सराउंडिंग में, उसके आगे और पीछे जो मटेरियल आप लिख रहे हैं वो मटेरियल भी उसके रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप एकदम से एक बात करते हुए और कोटेशन लिख दी भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस कोटेशन का, उस पैराग्राफ जिसको आप लिख रहे हो, जो उस आइडिया के साथ लिंक होना, रिलेट होना, उसका कनेक्शन होना, उसका रेलिवेंट होना, उसकी कोहेरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको इसका ख्याल रखना चाहिए ये काम करते हुए कोटेशन की तरफ। तो कोटेशन ज़रूर लिखें, इसका बड़ा अच्छा जो है इफेक्ट होता है और एक इम्पैक्ट भी पड़ता है, इम्प्रेशन भी पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, चेक करने वाले के ऊपर कि बच्चे ने कोटेशन लिखी हुई है। कोटेशन के साथ अगर आप हवाला लिख दें, अगर इजी समझते हैं, अगर बिल्कुल कन्फर्म है कि ये कोटेशन उसकी है, तो उसका हवाला लिखिए। कोटेशन की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। कोटेशन की लेंथ बहुत ज़्यादा बच्चे क्या लिखते हैं, 7-8 लाइनें लिख देते हैं। कोशिश करें कि लेंथ जो है 3 लाइनों से ज़्यादा ना हो। कोटेशन लिख रहे हैं आप, वहाँ पर कोई स्टोरी या कोई हवाला नहीं दे रहे। कोटेशन का मतलब है सिर्फ एक ही जुमले में अपनी बात मुकम्मल कर जाना, तो वो अमूमन 3 लाइनों के ऊपर ही कंसिस्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलावा जी बात करी जाए हेडिंग्स के बारे में, तो हेडिंग के मतलब मैं आपको बता कि हेडिंग जो हैं स्टूडेंट्स, आपने ये तो नीड है क्लास की। मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप हेडिंग्स ना लिखें, बस आइडियाज़ देते जाएं। लेकिन अगर आप हेडिंग लिख लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। उससे ये हो जाता है कि आप जो हैं वो जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप अपने रास्ते से हटते नहीं हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, एक छोटी सी टिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बोनस के तौर पर रख लें। ये टिप इस कदर इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के आप कहेंगे कि वाकई में हमारा एग्ज़ाम के अंदर इस टिप पर अगर अमल करें तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। आपकी जो आंसर शीट की एंड वाली शीट होती है ना, उसके ऊपर जब भी आपने ऐसे लिखना है, उसके ऊपर आप अपना पूरी एक आउटलाइन बना लें। पहले इंट्रोडक्शन लिखें,
इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपने जितने पॉइंट आपने जो शेयर करने हैं पेपर में लिखने हैं वो लिख लें, और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 1 लिखें। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर आपने कंडीशन, सीन, जो भी जितने भी आइडियाज़ हैं उनके मेन हेडिंग लिख लेने हैं, वो आपके जहन में हो जाएगा ये चीज़ें। और पैराग्राफ नंबर 3 में अगर तो आप उसके डिसएडवांटेजेस या कोई इवेंट बता रहे हैं तो उससे मुतल्लिक आपने ज़रूरी जो बातें हैं वो एक एक वर्ड की लिख लेनी है, यानी कि 4 लाइनें ही आप समझ लें कि एंड वाली 4 लाइनें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी। हाँ, आप 1-2 लाइन बढ़ा भी लग सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 4 ही लिखनी है, 1-2 लाइन बढ़ा भी सकते हैं। तो उसमें ज़रूरी बातें जो है ना वो आपने लिख लेनी है पैराग्राफ नंबर 3 की। आइडियाज़ लिख लेने हैं कि इस आइडिया पे मैंने काम करना है, इस फील्ड के बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है। फ़र्ज़ किया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि करप्शन के बारे में बात करी है तो मेडिकल है, केमिस्ट हैं, ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो कंपनी मेडिकल कंपनीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन है, इनकी करप्शन को आप बताएं कि ये है। फिर ये बता दें, इनके ही बारे में बात बता दें, इनके सोल्यूशन इनके बारे में बता दें कि इनका हल ये होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। तो वो काफ़ी लेंथ आपकी बढ़ जाती है। मोबाइल है तो इसके एडवांटेजेस लिखें, जो ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज, फिर उसका डिसएडवांटेजेस लिखते हैं। तो मेन पॉइंट्स आप उसके लिखते जाएँ, और कंक्लूजन फिर आपने जो लेना है उसके मेन बेस जो वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच सके। और जितने ज़्यादा आप लोग दूसरों को ये शेयर करेंगे तो लोगों का भला होगा, स्टूडेंट्स का भला होगा। वो इसको देखेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, और इसकी अजर जज़ा आपको भी मिलेगी। और थैंक यू।